अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है आपका संडे स्पेशल डेयर टू डिकोड प्रोग्राम में, जहां आज हम उस सच की धज्जियां उड़ाएंगे जिसे दफन करने के लिए करोड़ों की खामोशी, अंधभक्तों की एक बड़ी फौज और मीडिया का मुकम्मल ब्लैकआउट खरीदा गया है। आज बहुतों को हैरत होगी, कई सफ़ेद पोशों के पेट में मड़ोर उठेगी कि आखिर अचानक क्यों मैं चीख चीख कर यह मुतालबा करने लगा कि जमात इस्लामी हिंद को अपनी सालाना ऑडिट रिपोर्ट को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक करनी चाहिए। क्यों मैं सवाल उठाने लगा, क्यों मैंने मुहिम छेड़ दी है कि जमात इस्लामी हिंद को अपनी आमदनी का एक एक पैसा, अपनी संपत्तियों का ब्यौरा, किस बिल्डिंग से कितना रेंट आ रहा है, किस बंदे को क्या जिम्मेदारी दी गई है, किस पदाधिकारी को, किस ऑफिसर को क्या तनख्वाह दी जा रही है, उनको जग जाहिर करनी चाहिए, पब्लिक करनी चाहिए। इस वीडियो को आप सुनिए। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए, ना तो मैं जमात का रुकन हूँ, न उनसे मेरा कोई रिश्ता है, न उनकी अंदरूनी सियासत से मेरा कोई वास्ता है। मैं तो बस उस कतार का हिस्सा हूँ जो कभी इनकी मस्जिदों में नमाज पढ़ने चला जाता हूँ, कभी दीवार पर QR देख करके या कैंपस में QR देख करके 2-4 पैसे अल्लाह की राह में डोनेट कर देता हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन कुछ सवाल है जिसके जवाब मिलने चाहिए। जो जमात खुद को इस मुल्क में शराफत, जमहूरियत और ईमानदारी का सबसे बड़ा अलंबरदार कहती थी, आज उसी के घर के भीतर से भ्रष्टाचार की ऐसी बदबू आ रही है जिसने पूरे कौम का सर शर्म से झुका दिया है। लेकिन अफसोस की बात है, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया में इस खतरनाक स्कैम पर मुकम्मल ब्लैकआउट है। सिर्फ मीम टीवी जो हैदराबाद की है इस सच को छूने की जुर्रत दिखाई, बाकी सब खामोश है। महाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, वहां भी खामोशी है। आखिर क्या खौफ है इनका, क्या रसूख है इनका कि जो लोग खामोशी अख्तियार किए हैं। लेकिन याद रखिए, जहां पूरी दुनिया खामोश कर दी जाए वहां डेयर टू डिकोड का आगाज होता है। आज हम शुरुआत से लेकर आखिर तक एक एक पॉइंट को सबूतों के साथ डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन सफ़ेद पोशों की सबसे घिनौनी चाल को समझिए। जब भी आप इस तंजीम पर सबूतों के आधार पर, कागजात के आधार पर, कागजात शेयर करते हुए, दिखलाते हुए कोई सवाल खड़ा करेंगे, तो ये लोग उन दस्तावेजों की जांच करने के बजाय या अपनी सफाई देने के बजाय सीधे सीधे एक घटिया और बिकाऊ नैरेटिव चलाना शुरू कर देते हैं। ये इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि देखो जी, देश में राम मंदिर ट्रस्ट की चोरी का जो मामला चल रहा है उसे दबाने के लिए ये पत्रकार RSS और संघ के एजेंडे पे काम कर रहा है, इसको संघ और बीजेपी से पैसा मिला हुआ है, और वगैरह वगैरह इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। ज़रा अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, सिर्फ अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए। क्या हिंदुस्तान के गोदी मीडिया के पास मुद्दों की कोई कमी है? अगर उन्हें राम मंदिर मुद्दा दबाना ही होता तो क्या वो जमात इस्लामी हिंद की इस चिंदी चोरी के मोहताज बैठे होते? वो दिन रात हज़ारों दूसरे प्रोपेगेंडा प्रोग्राम चलाकर कोई भी बड़ा मुद्दा चला करके राम मंदिर के चोरी वाले मुद्दा को दबा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर भी आज ज़मीर जिंदा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो राम मंदिर की चोरी पर चुप नहीं बैठे, प्राइम टाइम तक का प्रोग्राम चलाए। लेकिन एक तरफ जमात इस्लामी हिंद के लोग हैं जो दिन रात संघ, बीजेपी और सरकार के नाम पर कौम को डराते हैं, झांसा देते हैं कि देखो जी, सरकार हमारे पीछे पड़ी है, संघ हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। ज़रा देश की जनता को, जमात को जवाब देना चाहिए कि 2020 में जो CA/NRC का आंदोलन हुआ, उसके बाद से इस 6-7 सालों में, या पूरे इतिहास को उठा के देख लीजिए, जितने सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी के पूरे कार्यकाल में इस देश के बड़ा से बड़ा इंटेलेक्चुअल, प्रोफेसर, नौजवान, एक्टिविस्ट जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन क्या जमात इस्लामी हिंद का एक बंदा बीजेपी के कार्यकाल में जेल गया? किसी एक की भी अरेस्टिंग हुई तो बता दीजिए। नहीं हुई, क्योंकि सच यह है कि ज़मीन पे सिर्फ आवाम के बीच जमात इस्लामी हिंद के लोग डर का माहौल पैदा करते हैं, ताकि मुद्दे से भटकाया जा सके और चंदा और इन्वेस्टमेंट बटोरा जा सके, और अपनी कमियों को और भ्रष्टाचार को वो छुपा सके। इसलिए फ़र्क देखिए, एक तरफ वो गोदी मीडिया है जिसके समाज या नेताओं में कोई करप्शन दिखता है तो वो अपने प्राइम टाइम पर मुखर होकर बात करते हैं, अपने लोगों को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, VHP से लेके बीजेपी के लोगों को कड़वे सवालों में घेरते हैं। लेकिन जब इन तंजीमों पर, जमात इस्लामी हिंद जैसी तंजीमों पर पुख्ता दस्तावेजों के साथ इल्ज़ाम लगता है तो ये चिल्लाने लगते हैं कि इस्लाम बदनाम किया जा रहा है, कौम को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, कौम में इंतशार पैदा किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, एक तंजीम को बंद करने की मुहिम चल रही है। अरे भाई,
यहाँ सवाल ना तो इस्लाम पे हो रहा है, ना कौम पे हो रहा है, ना ही तुम्हारी पवित्र तंजीम पर हो रहा है। यहाँ सवाल जमाते इस्लामी हिंद के उन टॉप लीडर्स की काली करतूतों पे हो रहा है जिन्होंने संघ और सरकार के डर का पल्लू ओढ़कर अपने भ्रष्टाचार और अपनी बेशर्मी को छुपाने का धंधा बना लिया है। तुम इस डर की आड़ में अपना काला साम्राज्य छुपाना चाहते हो, लेकिन डेयर टू डिकोड ये नहीं होने देगा, ये मैं आपको आज बताने आया हूं। इसलिए आइए अब सिलसिलेवार ढंग से उस साजिश के पैटर्न को समझते हैं जिसे दीन और तालीम के खूबसूरत लिफाफे में पैक करके बेचा गया। और ये तमाम रिपोर्ट्स मेरी नहीं है, जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं उनकी तरफ से ये बातें सामने आई है। तेलंगाना हैदराबाद के जमात इस्लामी हिंद के रुकन प्रोफेसर खालिद मुबश्शिर उस जफर, दिल्ली के आलिशान दफ्तर में बैठे अमीर जमात सदुल्ला हुसैनी और इनके साथी मंसूर शेख वगैरह लोगों ने 2019 में इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल नाम का एक लुभावना प्रोजेक्ट तैयार किया। और फिर शुरू हुआ शिकार। जमात से जुड़े सीधे साधे जज्बाती लोगों को निशाना बनाया गया, ईमेल खटकाए गए, व्हाट्सएप पे प्रपोजल तैरने लगे, सोशल मीडिया पर तालीम का एक बड़ा विजन दिखाया गया। यहाँ तक कि गल्फ में जो सबसे ज़्यादा लोग मेहनत करके पैसे बेचारे कमा रहे हैं, एक एक पाई जमा कर रहे थे, और ये सारे जमात के लोग थे, वहाँ के लोगों को अप्रोच किया गया, उनको रिझाने की कोशिश की गई। यानी हमारे एनआरआई भाइयों को जो खून पसीना बहाकर पाई पाई जोड़ते हैं, उन्हें रिझाया गया कि हजूर आज की तारीख में स्कूल से बड़ा रिटर्न देने वाला कोई धंधा ही नहीं है। दीन का काम भी होगा और दुनिया का मुनाफा भी। किसी को 12% अप्रॉक्स मुनाफे का लालच दिया गया, किसी को इक्विटी और डिविडेंड का सब्ज़बाग दिखाया गया, और इस तरह लोगों से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो किसी से 60 लाख, यहाँ तक कि किसी से करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कराए गए। और ये तमाम पैसे जानते हैं किस अकाउंट में लिए गए? ये तमाम पैसे स्कूल के अकाउंट में नहीं लिए गए, किसी ट्रस्ट के अकाउंट में नहीं लिए गए, बल्कि अलग अलग एलएलपी कंपनी में लिए गए। इसलिए अलग अलग एलएलपी कंपनी बनाई गई और पेमेंट की रिसीविंग स्कूल के लेटर हेड पे एलएलपी का नाम लिख करके दे दिया गया। अलग अलग लोगों को अलग अलग एलएलपी की रिसीविंग दे दी गई इस इंटीग्रल स्कूल के लेटर हेड पे। और ये सारे डॉक्यूमेंट इन्वेस्टर की तरफ से मिले हैं, आप देख लीजिए इसे। जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आपको साजिश का, स्कैम का पता चलता जाएगा। क्योंकि हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक आप किसी ट्रस्ट के स्कूल को धंधा नहीं बना सकते, फिर आपको सरकार से मान्यता नहीं मिलेगी। लेकिन इन लोगों ने, जमात के जो टॉप लीडर्स हैं, कॉरपोरेट जगत के शातिरों को भी पीछे छोड़ दिया। इन्होंने साल 2019 में पर्दे के पीछे एक प्राइवेट कंपनी खड़ी की, C4 एजुकेशनल कंसल्टेंट LLP। और इसके पार्टनर कौन बने मालूम है? खुद अमीर जमात सादुल्ला हुसैनी, खालिद मुबश्शिर की पत्नी तलत निगाह और मंसूर अहमद शेख। और पैसा इसी कंपनी में मंगवाया जा रहा था। ये लेटर देख लीजिए। बेचारी भोली भाली जनता को कानूनी प्रक्रिया का क्या पता। इन्वेस्टर को लगा कि पैसा स्कूल के ट्रस्ट में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, मगर असल में पैसा इन तीनों आकाओं की निजी कंपनियों में मंगाया जा रहा था। जब इन्वेस्टर ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बारीकी से पढ़ा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हर इन्वेस्टर के एग्रीमेंट में, उनके रसीदों में, LLP की जो रसीदें दी गई, अलग अलग चीज़ें सामने आई। हद तो यह है कि इंटीग्रल स्कूल के रसीदों पे, लेटर हेड पे अलग अलग LLP के नाम लिखकर रिसीविंग थमा दी गई। डॉक्यूमेंट को देख लीजिए, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। और जब ये घिनौना सच बाजार में उछला तो आनन फानन में हैदराबाद जमात इस्लामी हिंद ने खालिद मुबश्शिर और मंसूर शेख से इस्तीफ़ा ले लिया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सादुल्ला हुसैनी साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, उल्टा उनकी चालाकी देखिए। उन्होंने जमात इस्लामी हिंद के पद से तो इस्तीफ़ा नहीं दिया, सदर से इस्तीफ़ा नहीं दिया, लेकिन C4 एजुकेशनल कंसल्टेंट LLP से इस्तीफ़ा दे दिया। और उसी दिन, उसी वक्त अपनी बेगम, अपनी वाइफ को उस कंपनी का पार्टनर बना दिया। यानी कंपनी की कमान दूसरे हाथ ना जाए, घर की लक्ष्मी घर में ही रह जाए, अपनी वाइफ को पार्टनर बना दिया। अब सवाल यह उठता है कि जमात इस्लामी हिंद ने खालिद मुबश्शिर और मंसूर शेख से तो इस्तीफ़ा ले लिया, लेकिन सादुल्ला हुसैनी से इस्तीफ़ा क्यों नहीं लिया? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर C4 एजुकेशनल कंसल्टेंट LLP में गड़बड़ी नहीं थी तो फिर सादुल्ला हुसैनी ने उस LLP से इस्तीफ़ा क्यों दिया? क्या वजह थी इस्तीफ़ा देने की? यानी कौम को दिखाने के लिए कि देखो जी, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया उस कंपनी से, कि सारी गाज खालिद मुबश्शिर, मंसूर शेख, सादुल्ला हुसैनी, ये सब मेरे हैं, 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 ये
और मंसूर शेख पे गिर जाए, उसकी आड़ में छुप जाए, उन्होंने ये चालाकी दिखाई। लेकिन पेपर पे उन्होंने अपनी वाइफ को पार्टनर बना दिया कि जो मालिकाना शेयर उनके पास था वो हाथ से ना जाए, उन्होंने अपनी पत्नी को पार्टनर बना दिया। लेकिन अब उनसे सवाल होने चाहिए कि आखिर उन्होंने सदर के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया और कंपनी से क्यों इस्तीफा दिया। और सवाल यही नहीं ख़त्म होता। 1 अप्रैल 2019 को हुसैनी साहब जमात इस्लामी हिंद के अमीर जमात बनाए जाते हैं, लेकिन महज 1.25 साल के अंदर 15 अप्रैल 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक 1-2 नहीं बल्कि 10 और नई LLP कंपनियां बाजार में खड़ी कर देते हैं। और पार्टनर वही पुरानी टोली, खालिद मुबशिर की पत्नी तलत निगार और मंसूर शेख। मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे देश की रहनुमाई करने वाले इस अमीर को हर 2 महीने में एक नई कंपनी खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? क्या किसी महा स्कैम की मुकम्मल स्क्रिप्ट के तहत ये हो रहा था? और जब आप इन्वेस्टर के एग्रीमेंट को, उसके रिसिप्ट को, उनके दिए गए पैसे को और रिसीविंग को, तमाम दस्तावेजों को गौर से आप पढ़ेंगे तो आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि क्यों 10-11 LLP सातुल्लाह हुसैनी, खालिद मुबशिर और मंसूर शेख ने 1 साल के अंदर मिल करके खड़ा किया। क्यों अलग अलग लोगों के पैसे अलग अलग LLP में लिए गए और क्यों अलग अलग LLP की रसीदें, रिसिप्ट जो है ना, स्कूल के ही लेटर हेड पे थमा दिया गया। सोचिए, सरकार के साथ, देश की कानूनी प्रक्रिया के साथ कितना बड़ा झोलझाल इन लोगों ने किया। ये तमाम इन्वेस्टर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं खुद चीख चीख कर बता रहे हैं। यही वजह है कि आज तक इस मामले में इन लोगों ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना तो इस दस्तावेज पे कोई सफाई दी, न तो इन इल्ज़ाम पे कोई सफाई दी। जो हंगामा तेलंगाना हैदराबाद में मचा हुआ उस पर कोई जवाब दिया, उल्टा ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। गड़बड़ी की इंतहा को देखिए, एक एक स्कूल की बिल्डिंग पे जहां इन्वेस्टर पहले ही करोड़ों लगा चुका था, उसी स्कूल के नाम पर, सेम उसी स्कूल के नाम पर इन लोगों ने पर्दे के पीछे दूसरे इन्वेस्टर से भी पैसे ऐंठ लिए। अंजाम क्या हुआ? जब इस धोखाधड़ी की पोल खुली तो वो इन्वेस्टर जो दबंग था पूरे स्कूल पे अपना कब्जा जमा लिया कि ये स्कूल तो मेरा है। और जो बेचारे शरीफ, लाचार और सीधे साधे इन्वेस्टर थे वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रो रहे हैं। और जानते हैं जमात के इन रहनुमाओं ने क्या किया? कुछ स्कूलों के जो शेयर इनके पास थे, जो मैनेजमेंट के नाते इनके पास थे 51% का, उनको इन्होंने लोगों को बेच करके पतली गली से निकल लिए, पल्ला झाड़ करके निकल लिए। दरअसल इन्होंने वकाला एग्रीमेंट का ऐसा मायाल जाल बुना कि 51% का मालिकाना है खुद मैनेजमेंट यानी सातुल्लाह हुसैनी, खालिद मुबशिर की पत्नी तलत निगार और मंसूर शेख ने अपने पास रखा और इन्वेस्टर को महज 49% पे समेट दिया। फिर ब्रांडिंग और मुनाफे का झांसा देकर शेयर्स को 5-5 लाख रुपए की इक्विटी के हिसाब से बाजार में बेच करके किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 40, किसी से 50 लाख बटोर लिया गया। ये तमाम दस्तावेज बता रहे हैं, एक एक को आप पढ़ते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा खेल इन्होंने खेला है। और सबसे बड़ा तमाचा क्या मालूम है? जिस आलीशान स्कूल के नाम पर करोड़ों बटोरे गए, जो सब्ज बाग दिखाया गया, वो 10वीं क्लास तक सरकार से रिकॉग्नाइज ही नहीं था। सरकारी विभाग के इस दस्तावेज को पढ़ लीजिए, उसके आदेश को पढ़ लीजिए, कैसे फटकारा गया इनको वो पढ़ लीजिए। और ये लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है, 2025 का डॉक्यूमेंट है। यानी इनका शातिराना प्लान देखिए। इन्वेस्टर को अलग अलग तरह के एग्रीमेंट और MOU थमाए गए। एक में लिखा अप्रोक्स 12% प्रॉफिट, दूसरे में जो कि कोर्ट के एफिडेविट में एक केस में उन्होंने दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस में इन्वेस्टर और ये मैनेजमेंट दोनों बराबर बराबर शरीक हैं। तीसरे MOU में लिखा कि सारा लॉस सिर्फ इन्वेस्टर का होगा, ताकि कानून की नज़र में बेचारे इन्वेस्टर पूरी तरह से बर्बाद हो जाए और इनका बाल बांका ना हो। यानी जो जमात इस्लामी इंटरेस्ट वाले निज़ाम के खिलाफ है, उसी जमात का अमीर, टॉप लीडर ऐसा एग्रीमेंट कर रहे थे अपनी कंपनियों के नाम पर जो सीधे सीधे शरिया कानून की नज़र में गलत साबित होता है। अगर ये सही होते तब तो सबको एक जैसा एग्रीमेंट देते, साफ साफ एग्रीमेंट देते, साफ साफ क्लाउज लिखते। कोर्ट एफिडेविट में कुछ और बात कि नफ़ा नुकसान में बराबर बराबर शरीक हैं जी। एग्रीमेंट में चालाकी वाली लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर आप किसी को ये कहेंगे कि प्रोजेक्ट में नुकसान हो सकता है तो क्या कोई पैसा देता। लेकिन सवाल यह है कि जमात इस्लामी हिंद का टॉप लीडर भी दुनिया में आम झोल झाल वाला फार्मूला बेचेंगे, तो क्या फ़र्क है एक आम लीडर में और जमात इस्लामी हिंद के टॉप लीडर में? ये आपको एहसास करना है। यही वजह है कि टॉप लीडर्स पे आज सवाल खड़ा किया जा रहा है।
क्योंकि हमको आज एहसास करना होगा कि जमात के इन टॉप लीडर्स के झोल झाल वाले फॉर्मूले ने बेचारे मासूम लोगों की गाढ़ी कमाई को दांव पे लगा दिया। इसलिए सवाल जमात इस्लामी हिंद पे नहीं बल्कि इन टॉप लीडर्स पे है, और जो लोग चुप्पी साधे हुए उन पर है। जो लोग इस तरह का प्रोग्राम तेलंगाना हैदराबाद में चला रहे थे उन पर है। और ऐसे लोगों के हाथ में अगर जमात इस्लामी हिंद की कमान है तो फिर सवाल पूरे जमात इस्लामी पे खड़ा होता है। दूसरे सबूत देखिए, आप इनकी ईमेल की कॉपियां देखिए, इन दस्तावेजों को देखिए। पिछले 5-6 सालों से पीड़ित लोग इस तंजीम के अमीर को दिन रात ईमेल्स भेज रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, खालिद मुबश्शिर के बारे में लिख रहे हैं कि ये फ़ोन नहीं उठाते, मंसूर शेख का कोई अता पता नहीं चल रहा है। और जानते लीपापोती के लिए जमात इस्लामी हिंद ने क्या किया? जांच कमेटी का एक झुंझुना थमा दिया। ये लेटर देख लीजिए जो जमात ने जारी किया था। लेकिन इस कमेटी को बने अरसा हो गए, कई कमेटी इन्होंने बदल दी, लेकिन इनकी रिपोर्ट कहाँ है? यानी ये ठीक वैसा ही ढोंग है जैसा सरकारी करप्शन होने पे SIT बना दी जाती है और फिर वो सालों साल फाइलों के नीचे दफन हो जाती है। यहां भी सिर्फ गोल मटोल एक झांसा दिखाया जा रहा है। और हैरानी देखिए, इसी बीच 2023 के चुनाव में सादुल्ला हुसैनी को दोबारा अमीर जमात चुन लिया जाता है। इसलिए मैंने दिल्ली के इस आलीशान हेडक्वार्टर पे भी सवाल दागे कि बताओ, दिल्ली मरकज की करोड़ों की प्रॉपर्टीज को किराए पे देने के लिए कोई ओपन बिड क्यों नहीं जारी की गई? क्यों शाहीन एकेडमी को, क्यों आलम मार्ट को, क्यों किसी दूसरे कोचिंग को पिछले दरवाजे से बिना विज्ञापन के ये बिल्डिंग थमा दी गई? अगर ओपन बिड होती तो तंजीमों को बड़ा रेंटल मिल सकता था। अगर शाहीन कोचिंग की जगह एलन या आकाश जैसी नामी कोचिंग यहाँ आती तो जामिया नगर की बच्चियाँ जो बाहर आज पढ़ने जाती हैं, कोचिंग करने जाती हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि बंद कमरों में अपने चहेतों को रेबड़ियाँ बांटी गई, क्योंकि उन्होंने कोई ओपन बिड का कोई प्रूफ दिखा दे, कोई एडवर्टाइज दिया वो दिखा दे। वो यही नहीं, इनकी रेडियंस बिल्डिंग को जाके देख लीजिए। इनकी रेडियंस मैगजीन में लिखने वाले महज 2 लोग हैं और मैनेजर 5 लोग। इनका मशहूर दावत अखबार जैसे ही हुसैनी साहब सदर बने, घाटे का हवाला देकर के दिल्ली से समेट करके हैदराबाद लेकर चले गए। जानते हैं क्यों? ताकि वहां की जो सेकुलर सरकार है उस पर अपनी इस अखबार के जरिए तंजीम का और अपना रसूख प्रेशर कायम रख सकें। और इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके देखिए, तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि जमात इस्लामी की ये जो टॉप लीडरशिप है आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जिस तरह के भ्रष्टाचार की खबर तेलंगाना हैदराबाद से आई, हो सकता है कि दिल्ली में जो इनके स्कूल चल रहे हैं, अस्पताल चल रहे हैं, जो अलग अलग बिल्डिंगों को किराए पे लगाए गए हैं, जो किराए वसूले जा रहे हैं, हो सकता है कि उसके पीछे भी एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा हो। इसलिए मैंने तमाम आंकड़ों को, तमाम चीज़ों को पब्लिक करने की मुहिम शुरू की। समझने वाली बात यह है कि एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रॉपर्टी को, जो कि उसकी जाती प्रॉपर्टी नहीं है, जाती रिलेशनशिप के आधार पे कैसे किराए पे दे सकती है? कायदे से उनको पब्लिक बिड जारी करना था, लेकिन ट्रांसपेरेंट कही जाने वाली ये तंजीम आज गुमराह होते हुए और गलत लीडरशिप में हैक होते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। और अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अंधी तकलीद में हैं। और आज इस कैमरे के सामने खड़े होकर डेयर टू डिकोड के मंच से मेरा खुला और सीधा चैलेंज है जमात इस्लामी हिंद की इस पूरी टॉप लीडरशिप को। ये दस्तावेज मेरे नहीं हैं, ये दस्तावेज उन पीड़ित इन्वेस्टर्स के हैं जो सादुल्ला हुसैनी की कंपनियों ने उन्हें इशू करके दिए हैं। अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम्हारा दामन पाक साफ है और अगर तुमने कोई हेरा फेरी नहीं की है तो तुम्हें फिर डर किस बात की है? मेरा चैलेंज है, जमात किसी बंद कमरे में नहीं, दिल्ली के किसी प्रेस क्लब में या किसी ओपन मैदान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो, अपनी उस सभी कंपनियों के कागजात लेकर के आओ, उन तमाम सताए हुए इन्वेस्टर को भी वहां बुलाओ, वो अपना दस्तावेज दिखाएंगे और मीडिया के कैमरों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूरी दुनिया देखेगी कि आपने कैसे अलग अलग लोगों को, कैसे आपने गैर कानूनी दस्तावेज तक जारी किए हुए हैं, और आपके इन्वेस्टर दिखाएंगे वो दस्तावेज को। आप बुलाएं तो सही तमाम इन्वेस्टर्स को दस्तावेज के साथ। मेरा दावा है कि तुम इस ओपन कॉन्फ्रेंस की जरूरत कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन दस्तावेजों के सामने आते ही तुम्हारी सफेद पोश कॉर्पोरेट लूट बेनकाब हो जाएगी। लेकिन मेरा
साफ साफ कहना है कि अगर जमात इस्लामी हिंद को अपनी बची कुची साख और अपना नाम और अपना विज़न बचाना है तो उन्हें आज और इसी वक्त सादुल्लाह हुसैनी से इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए। खालिद मुबश्शिर, मंसूर शेख जैसे लोगों पे हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए और ईमानदार लोगों को कमान सौंप देनी चाहिए ताकि एक साफ़ और सच्चा पैगाम जाए। कौम के नाम पर, दीन के नाम पर ये तिजारत अब और नहीं चलेगी। अवाम अब जाग चुकी है और वो अपना हिसाब लेकर रहेगी। ये आज आपको साफ साफ समझ में आनी चाहिए। आप इस कॉर्पोरेट लूट को, इनके फैले इस डर के कारोबार और संगी बहाने वाले नैरेटिव पे क्या सोचते हैं? क्या इन धार्मिक ठेकेदारों की ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक नहीं होनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय ज़रूर दर्ज करें। देखते रहिए डे टू डिकोड, सच के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।